ओढ़े गाड़ी में बैठी हुई थी और गाड़ी तेज रफ्तारी से अपनी मंजिल की जानिब गामजन थी। मैंने कई बार अपनी माँ जैसी मालकन से पूछा कि हम कहाँ जा रहे हैं, तो उन्होंने मेरी बात का कोई खास जवाब ना दिया। जब गाड़ी एक जगह पर रुकी तो इस जगह को देखकर मैं हैरान रह गई, क्योंकि वो अच्छी जगह नहीं थी और मैं हैरान नज़रों से मालकन को देख रही थी कि वो मुझे यहाँ क्यों लेकर आई हैं। मैंने गाड़ी से निकलने से इनकार किया तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी असल जगह यही है। मैं उनकी बात का मतलब समझ चुकी थी और इसीलिए मैं गाड़ी से निकलने के लिए राज़ी नहीं हो रही थी। मेरा नाम अनीसा है। मैंने बचपन से ही अपनी माँ को ससुराल से ताने और ऐसी बातें सुनते हुए देखा जिसको सुनकर मेरी माँ सारा दिन रोती रहती, लेकिन एक लफ्ज़ भी अपने मुंह से नहीं निकालती थी। जब मैं अपनी माँ को रोते हुए देखती तो मुझे बेहद दुख होता था। जब मैं अपनी माँ से उनके रोने की वजह पूछती तो वो मुझे कोई वजह ना बताती थी, लेकिन मैं अपने दादा दादी और अपनी फुप्पियों की बातों से अंदाज़ा लगा चुकी थी कि वो मेरी माँ से बेहद नफ़रत करते हैं और इतनी ज़्यादा नफ़रत करते हैं कि उन्होंने मेरे माँ बाप को घर से ही बाहर निकाल दिया था। कई दफ़ा तो मैंने अपनी माँ को खुद से बातें करते हुए सुना था। वो कहती थी कि मैंने ये फ़ैसला करके बहुत बड़ी गलती की। किसी भी लड़की को अपनी ज़िंदगी में ये कदम नहीं उठाना चाहिए। जो माँ बाप उसके बारे में फ़ैसला करें उसी को कबूल करना चाहिए। ऐसी बातें करते हुए मैंने अपनी माँ को सुना था, क्योंकि मैंने अपनी माँ को उनके माँ बाप या बहन भाइयों से मिलते हुए कभी नहीं देखा था, न ही वो कभी हमारे घर आए थे। इसी बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि मेरी माँ के घर वाले भी मेरी माँ से नाराज़ थे और मेरे बाप के घर वाले भी उनसे नाराज़ थे। मेरी माँ एक खाते पीते घराने से ताल्लुक़ रखती थी। मेरी माँ अपने वालिदैन की और अपने बहन भाइयों की लाडली बेटी थी और इसी लाड प्यार की वजह से वो खुद को दुनिया की खूबसूरत तरीन और खुशनसीब लड़की समझने लगी और उनमें आहिस्ता आहिस्ता गुरूर आना शुरू हो गया। और मेरी माँ बहुत ही खूबसूरत थी। कोई भी उन्हें पहली दफ़ा देखता तो उनकी खूबसूरती का दिलदादा हो जाता। मेरी माँ ने प्राइमरी तक ही तालीम हासिल की थी, क्योंकि उनका पढ़ाई में दिल नहीं लगता था। माँ बाप की लाख कोशिशों के बावजूद भी वो स्कूल में अपनी तालीम जारी ना रख सकी। मेरी माँ की बहनों और भाइयों ने इतनी ज़रूर तालीम हासिल की थी कि वो लिखना पढ़ना जानते थे, लेकिन मेरी माँ ने तो इतनी तालीम भी हासिल नहीं की थी। लेकिन उन्होंने मोहल्ले में अपनी कई सहेलियाँ बनाई हुई थी। इस तरह उनका ज़्यादातर वक्त अपनी सहेलियों के साथ ही गुजरता था। कई दफ़ा बड़ी बहनों ने और माँ ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि तुम बड़ी हो रही हो, अपना वक्त घर में गुजारो और घर के कामकाज को देखो, क्योंकि कल को तुम्हारी भी कहीं शादी करनी है। लेकिन मेरी माँ ने घर के काम पर कोई तवज्जो नहीं दी थी और बड़ी बहनें भी ये कहकर चुप कर जाती थी कि अभी वो छोटी है, आहिस्ता आहिस्ता सीख जाएगी। मेरी माँ ने अपनी सहेलियों के साथ बैठकर नित नए फैशन के तरीके सीख लिए थे और अक्सर वो कभी अपने बालों के मुख्तलिफ किस्म के स्टाइल बनाकर घर आ जाती और कभी अपने हाथों को मेहंदी से भर आती। और बड़ी बहनें और माँ उसे इस बात से डांटती कि घर में बाप और भाई हैं, अगर उन्होंने तुम्हें देख लिया तो वो क्या सोचेंगे। और अम्मा ने तो ये भी कहा कि तुम्हारी दूसरी बहनें भी हैं, वो तो आज तक घर से बाहर नहीं निकली और तुम घर आने का नाम ही नहीं लेती हो। हमने तो तब से इसलिए खामोशी इख्तियार की हुई थी कि तुम बच्ची हो, खुद ही समझ जाओगी, लेकिन अब कल से तुम्हारा घर से निकलना बंद है। मेरी माँ ये बातें सुनकर खामोश हो जाती, लेकिन वो अपनी आदत को बदलने की कोशिश नहीं करती थी। इसी दौरान मेरी माँ की एक बहन और एक भाई की शादी इकट्ठी तय पा गई और घर में शादी की तैयारियां हो रही थी, तो मेरी नानी ने मेरी माँ पर ख़ास तौर पर पाबंदी लगा दी थी कि अब घर पर तवज्जो दो, क्योंकि घर में बहुत से ऐसे काम थे जिनमें उनको मदद की ज़रूरत थी। इस तरह मेरी माँ ने उनकी बात खामोशी से मान ली और मेरी बहनें और मेरी माँ तो मुतमईन हो चुकी थी कि अब ये सुधर जाएगी और घर में टिक कर बैठेगी। लेकिन ये उनकी खाम ख्याली ही रही, क्योंकि मेरी माँ रात के वक्त छत पर चली जाती और फ़ोन पर किसी से बात करती रहती, क्योंकि वो छत पर किसी काम के बहाने से जाती थी और घर वाले समझते थे कि वो छत पर कोई काम करने गई हैं, लेकिन काम के बहाने में वो किसी से फ़ोन पर बातें कर रही होती थी और घर वालों को उनके इस कारनामे की कोई खबर ना थी। इस तरह उनकी भाई और बहन की शादी करीब तरीन आ गई और घर में ही मेहंदी के फंक्शन का इंतज़ाम किया गया था। और शादी पर मेरी माँ इतने अच्छे तरीके से तैयार हुई कि ख़ानदान की कई औरतें तो उनको देखकर हैरान हो गई थी।
क्योंकि अभी तो मेरी माँ की उम्र 15 साल थी और वो अपनी उम्र से बड़ी दिखाई दे रही थी। मेरी नानी ने भी मेरी माँ को इस बात पर ना टोका क्योंकि घर की शादी थी और इतना तो उनका हक बनता था कि वो अपनी बहन और भाई की शादी पर अच्छे तरीके से तैयार हो सकें और खुश हो सकें। इसलिए शादी के 3 दिन ही मेरी माँ ने अपनी मर्जी से और अपने अच्छे तरीके से तैयार हुई। जिस दिन शादी के तमाम फंक्शन इख्तिताम पजीर हो गए तो घर वाले भी शादी के फंक्शन से थक चुके थे और वो आराम की गर्ज से अपने अपने कमरों में लेटे हुए थे। सर्दियों के सर्द तरीन रात थी, लेकिन इस तारीक और सर्द रात में मेरी माँ खामोशी से छत पर जा रही थी। उनके ख्याल में ये था कि तमाम लोग थके हारे हैं और अब कोई भी अपने कमरों से बाहर नहीं निकलेगा, इसलिए वो खामोशी से छत पर जा रही थी। उन्होंने अभी तक अपने कपड़े भी तब्दील नहीं किए थे और ना ही मेकअप साफ किया था। जब वो छत पर गई तो उनकी छत के साथ दीवार पर कोई लड़का मौजूद था। उस लड़के ने मेरी माँ को जब ऊपर आते हुए देखा तो फौरन ही दीवार फैलाकर मेरी माँ के घर की छत पर आ गया। मेरी माँ के चेहरे पर भी खुशी नजर आने लगी और उस लड़के के चेहरे पर भी खुशी नजर आ रही थी। उस लड़के ने आते साथ ही मेरी माँ के हाथों को थाम लिया और उनकी तारीफ करना शुरू कर दी और कहने लगा कि इतने दिनों से मैंने तुम्हें नहीं देखा था और तुम सोच भी नहीं सकती कि ये इतने दिन मैंने कैसे गुजारे हैं। मेरी माँ ने जब उस लड़के की बात सुनी तो कहने लगी कि फ़ोन पर तो तुमसे बात हो जाती थी, तुम्हें नहीं पता था कि मेरी माँ और बहनों ने मुझ पर कितनी सख्ती कर दी थी और घर में काफ़ी काम थे जिसकी वजह से मैं अपनी सहेली के घर नहीं आ सकी और तुम भी मेरी मजबूरी समझ सकते हो। आज तुमने मजबूर किया तो मैं आज तुमसे मिलने के लिए आ गई हूँ, वरना अभी भी घर में कुछ मेहमान मौजूद हैं और मेरा तुमसे छत पर मिलने आना किसी की भी नज़र में आ सकता है, इसलिए मैं तुमसे सिर्फ कुछ देर के लिए ही मिलने आई हूँ। लेकिन वो लड़का मेरी माँ को नीचे नहीं जाने दे रहा था और इस तरह दोनों बातों में इतने गुम हो चुके थे कि उन्हें वक्त का अंदाज़ा ही न हो सका। दूसरी तरफ मेरे नाना जान पानी पीने के लिए उठे और सहन में आए तो उन्हें छत से किसी की बातों की आवाज़ आई। वो कुछ देर सहन में ही खड़े रहे और गौर करते रहे। वो समझे कि शायद साथ वालों के घर से बातों की आवाज़ आ रही है, क्योंकि मोहल्ले के घरों की दीवारें तो सांझी ही थीं, इसलिए बाआसानी से एक दूसरे घरों की आवाज़ सुनाई दे जाती थी। लेकिन बहुत गौर करने के बाद उन्हें पता चला कि ये आवाज़ तो उन्हीं की छत से आ रही है। वो हैरान हुए कि इस वक्त छत पर कौन बात कर रहा है और कौन इतनी सर्दी में छत पर मौजूद है। पहले तो उनके दिल में ख्याल आया कि शायद कोई चोर वगैरह ना आ गए हों, क्योंकि शादी वाला घर है, इसलिए वो थोड़ा सा घबरा गए। उन्होंने अपने बेटों को भी उठा लिया कि छत पर कोई चोर मौजूद है। उनके बेटों ने और उन्होंने हाथों में डंडे वगैरह पकड़ लिए थे और अपने हिफाजती इंतजामात भी कर लिए थे। फिर वो छत पर आ गए, लेकिन जो कुछ उन्होंने अपनी आंखों से देखा उनके लिए शर्म से डूब मरने का मकाम था, क्योंकि उनकी बेटी किसी गैर महरम के हाथों में हाथ दिए खड़ी थी। मेरे नाना जान ने ऊंची आवाज़ से अपनी बेटी को आवाज़ दी तो मेरी माँ ने घबरा कर जब पीछे देखा तो उसके होश ही उड़ गए, क्योंकि उनके भाई और बाप खड़े थे। लड़के ने फ़ौरन ही दीवार फलांगनी चाही, लेकिन मेरी माँ के भाइयों ने फ़ौरन ही उसे गर्दन से पकड़ लिया और उसकी खूब पिटाई करने लगे। मेरे बाप ने मेरी माँ को भी बालों से पकड़ लिया और उनके चेहरे पर थप्पड़ लगाए और कहने लगे कि हम तो समझे थे कि छत पर कोई चोर आ गए हैं, लेकिन हमें क्या पता था कि हमारे घर की इज्जत ही छत पर गुल खिलाने लगी है। शोर की आवाज़ें सुनते हुए मेरी माँ और मेरी बहनें भी अपने कमरों से निकलकर छत पर आ गई थीं और जो कोई भी घर में मेहमान मौजूद थे वो भी आ गए और सबके सामने बात खुलकर आ गई कि इस घर की लड़की रात के अंधेरे में किसी लड़के के साथ मुलाकात करते हुए पकड़ी गई है। घर में जो मेहमान मौजूद थे वो मुंह पर हाथ रखे एक दूसरे के कानों में खुसर फुसर कर रहे थे। मेरी नानी और मेरी माँ की बहनें उन मेहमानों से नजरें भी मिला नहीं पा रही थीं। मेरे नाना जान मेरी माँ को बालों से पकड़ते हुए घसीटते हुए नीचे लेकर आए और मेरी माँ के भाई उस लड़के को भी घसीटते हुए नीचे ले आए और मेरी माँ से पूछने लगे कि ये सब कुछ कब से चल रहा था। तो मेरी माँ ने रोते हुए बताया कि हम एक दूसरे को पसंद करते हैं। मेरी नानी ने और मेरी माँ की बहनों ने जब उनके मुंह से ये अल्फाज सुने तो उन्हें शदीद शर्मिंदगी हुई कि मेहमान क्या सोचते होंगे कि माँ और बहनों को अपनी ही बहन और बेटी के बारे में पता नहीं था। मेरे नाना जान और मेरी माँ के भाइयों ने गुस्से से मेरी नानी की तरफ देखा कि तुम एक लड़की पर नजर ना रख सकी। मेरे नाना जान ने मेरी नानी से कहा कि मैं तुम्हें कब से कहता था
کہ اس کا मोहल्ले के घरों में आना जाना बंद करो, लेकिन तुमने मेरी बात पर तवज्जो नहीं दी। मेरी नानी ने कहा कि मैं तो इसका काफ़ी अरसे से मोहल्ले के घरों से आना जाना बंद करवा चुकी हूँ। मुझे नहीं पता कि ये सब कुछ कब से और कैसे चल रहा है। और वहाँ बड़ी उम्र की मेहमान औरतें भी मौजूद थीं। उन्होंने ऊंची आवाज़ से कहा कि हमारे वक्तों में तो लड़कियाँ घरों से बाहर झांकती भी नहीं थीं, और आजकल माँ बाप ने अपनी बेटियों को इतनी छूट दी हुई है कि उन्हें नहीं पता कि वो उनकी नाक के नीचे क्या गुल खिला रही हैं। मेरी नानी और नाना ने जब ये बातें सुनी तो उन्हें शदीद शर्मिंदगी हुई। मेरे नाना ने उसी वक्त एक फ़ैसला किया जो सब घर वालों के लिए हैरान कुन था। किसी को भी उस फैसले की उम्मीद नहीं थी। मेरे नाना जान ने फ़ौरन ही कहा कि निकाह खां को बुलाया जाए और मेरी माँ का निकाह उस लड़के से करवाया जाए। मेरी माँ के भाइयों ने जब ये बात सुनी तो उन्होंने कहा कि हम हरगिज़ भी उस लड़के का अपनी बहन से निकाह नहीं करवाएंगे। मेरे नाना जान ने कहा कि मैं इस लड़की को अब घर में नहीं रख सकता। मेरी नानी और मेरी माँ की बहनों ने बोलने की कोशिश की ताकि मेरे नाना जान ये फैसला ना करें, लेकिन नाना जान उस वक्त शदीद गुस्से में थे। उन्होंने किसी को भी बोलने की इजाज़त ना दी। आखिरकार मेरी नानी ने हिम्मत करते हुए कहा कि अभी इसकी उम्र सिर्फ 15 साल ही है, आप इसकी पहली गलती समझते हुए इसे माफ़ कर दें। मेरे नाना जान ने कहा कि ये पहली गलती है और न जाने आइंदा और कितनी गलतियाँ होंगी। मैं अब और किसी गलती का खुमियाजा नहीं भुगत सकता, इसलिए अभी से ही इसका हल करना चाहता हूँ। मेरे नाना और मेरी माँ के भाइयों को वो लड़का पहचान में नहीं आया था, क्योंकि वो ना ही इस मोहल्ले का था, ना ही उन्होंने कभी उसे देखा था। आखिरकार उससे पूछ-गुछ करने के बाद पता चला कि ये मेरी माँ की सहेली का खालाजाद है जो उन्हीं के घर में आता था। उसने वहाँ पर ही मेरी माँ को देखा था और वहाँ से ही उनकी आपस में बातचीत शुरू हुई थी और फ़ोन पर भी एक दूसरे से बातचीत करते रहे थे। जब मेरी माँ ये बातें बता रही थी तो मेरी माँ के भाइयों और मेरे नाना जान के चेहरे गुस्से और तैश से सुर्ख हो चुके थे। न जाने उन्होंने अपने आप पर कैसे जब्त किया हुआ था और अपने हाथों को कैसे कंट्रोल किया हुआ था। मेरे नाना जान ने मेरी माँ की सहेली के घर वालों को भी अपने घर बुलाया ताकि उन्हें भी पता चले कि उनके रिश्तेदार ने उनके घर में क्या गुल खिलाया है। जब मेरी माँ की सहेली और उसके घर वाले हमारे घर आए तो उन्हें इस बात का इल्म हुआ तो वो भी शदीद हैरान हुए। मेरी माँ की सहेली तो इस बारे में जानती थी, लेकिन उसने सबके सामने इस बात की हामी ना भरी, बल्कि इस बात से इनकार ही कर दिया कि वो इस बारे में कुछ नहीं जानती थी। मेरी माँ अपनी सहेली के सफ़ेद झूठ पर खामोश हो चुकी थी, क्योंकि जो कुछ घर वालों ने देखा था वो इस बात से इनकार नहीं कर सकती थी। इस तरह मेरे नाना जान ने मेरी माँ के निकाह करने का फ़ैसला कर लिया, लेकिन लड़के ने निकाह से इनकार करना चाहा और कहा कि वो अपने घर वालों को लेकर आएगा और उनकी मौजूदगी में निकाह करेगा। तो मेरे नाना जान ने कहा कि जब तुम मुलाकात करने के लिए आते थे तो क्या घर वालों को साथ लेकर आते थे? अब तो तुम आए हो तो तुम्हें ऐसे तो हम नहीं जाने देंगे। इस तरह निकाह खां को बुलाया गया और मेरी माँ का उस लड़के के साथ निकाह कर दिया गया। मेरे नाना जान ने कहा कि तुम अब इसके साथ रुखसत हो सकती हो। मेरी नानी और मेरी माँ की बहनें आंखों में आंसू लाए अपनी बेटी को देख रहे थे। लड़के ने कहा कि आप इसे कुछ दिन अपने घर में रखें, क्योंकि अभी मैं अपने घर वालों को इस निकाह के बारे में नहीं बता सकता। कुछ दिनों के बाद मैं आऊँगा और उसे ले जाऊँगा। लेकिन मेरे नाना जान ने कहा कि मैं इसे हरगिज़ भी अपने घर नहीं रख सकता। अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम इसे ले जाओ। इस तरह मेरी माँ को उस लड़के के साथ ही रुखसत कर दिया गया। मेरी माँ घर से सिर्फ 3 कपड़ों में ही रुखसत हुई और जाते वक्त भी वो किसी के गले ना लग सकी, क्योंकि मेरे नाना जान ने किसी से भी मिलने की इजाज़त नहीं दी थी। और मेरी नानी और मेरी माँ की बहनें तो इस गम से ही ना निकल सकी कि इतनी सी उम्र में उसने ये कैसी हरकत की है कि वो अब सारी ज़िंदगी अपने घर वालों से नहीं मिल सकेगी, क्योंकि नाना जान ने जाते हुए ये कह दिया था कि आज से तुम हमारे लिए मर गई और हम तुम्हारे लिए मर चुके। जब मेरी माँ उस लड़के के साथ रुखसत होकर उस घर से बाहर आईं तो लड़के ने कहा कि मेरे घर वाले तुम्हें कभी भी कबूल नहीं करेंगे। तो मेरी माँ ने कहा कि अगर तुम्हें इल्म था कि तुम्हारे घर वाले मुझे कबूल नहीं करेंगे तो क्या तुम इतने अरसे से मुझसे वक्त गुजारी के लिए बातचीत कर रहे थे? तुम्हारा इरादा नहीं था कि तुम मुझसे शादी करते? इसका मतलब है कि तुम मुझसे मुखलिस ही नहीं हो। लड़के ने कहा कि ऐसी बात नहीं, मैं पहले कुछ कमा लेता और अपना घर वगैरह बना लेता, फिर ही तुमसे निकाह के बारे में सोचता। लेकिन ये सब कुछ इतनी जल्दी और अचानक हो गया
مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی کہ میں اپنے گھر والوں کو کیا جواب دوں گا۔ میری ماں نے اپنے شوہر سے کہا کہ تم نے ہی مجھے ملنے کے لیے چھت پر بلایا تھا، نہ تم مجھے بلاتے اور نہ ہی یہ سب کچھ ہوا ہوتا۔ اتنے عرصے سے کسی کو بھی علم نہیں ہو سکا تھا کہ ہمارے درمیان کوئی چکر ہے۔ میری ماں اور ان کا شوہر ایک دوسرے کو الزام دیتے ہوئے اپنی زندگی کی شروعات کر چکے تھے۔ جب میری ماں اپنے شوہر کے ساتھ اس کے گھر پر آئی تو گھر والوں نے اپنے بیٹے کے ساتھ کسی اجنبی لڑکی کو دیکھا تو گھر والے غصے سے آگ بگولا ہو گئے۔ انہوں نے پوچھا کہ یہ لڑکی کون ہے، تو میری ماں کے شوہر نے بتایا کہ میں اس لڑکی سے نکاح کر چکا ہوں، لیکن اس حرکت کے بارے میں نہ بتایا کہ وہ ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہوئے پکڑے گئے ہیں اور زبردستی ان کا نکاح کر دیا گیا ہے، کیونکہ اگر انہیں اس بات کا بتایا جاتا تو ان کے گھر والے بھی انہیں اس گھر سے نکال دیتے۔ میری ماں کے شوہر نے خود میں ہمت پیدا کرتے ہوئے کہا کہ میں ہی اسے پسند کرتا ہوں اور میں اپنی مرضی سے اسے نکاح کر کے لایا ہوں۔ گھر والے اپنے بیٹے پر لان تان کرنے لگے اور آخر کار وہ ان کی سگی اولاد تھا، وہ اپنے بیٹے کو گھر سے باہر تو نہیں نکال سکتے تھے، اس لیے انہوں نے نہ چاہتے ہوئے بھی میری ماں کو اس گھر میں جگہ دی۔ میری ماں کا شوہر تو اپنے گھر والوں کا فیصلہ سن کر مطمئن ہو چکا تھا، لیکن میری ماں کی زندگی ان کے لیے ایک نیا امتحان لے کر آنے والی تھی۔ میری ماں کی ساس اور اس کی نندیں ہر وقت میری ماں کو تانے دیتی رہتی کہ تم نے ہمارے بیٹے پر ڈورے ڈالے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے بیٹے نے یہ حرکت کی، ورنہ تو ہمارا بیٹا بہت ہی شریف تھا، وہ تو کسی لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا تھا۔ میری ماں جب ان کی باتیں سنتی تو خاموش ہو جاتی، کیونکہ میری ماں نے ایک دو دفعہ بولنے کی کوشش کی تھی تو میری ماں کی ساس نے میری ماں کو بالوں سے پکڑ کر خوب مارا اور کہا کہ آئندہ سے زبان چلاؤ گی تو اس گھر میں رہنے کے لیے جگہ بھی نہیں ملے گی۔ اس لیے میری ماں خاموش ہو گئیں اور اپنی ساس اور نندوں کی تانے بھری باتیں سنتی رہیں۔ اسی طرح وقت گزرتا رہا اور میری ماں کو خوشخبری ملی۔ گھر والوں نے یہ بات سنی تو انہوں نے کسی قسم کی خوشی کا کوئی اظہار نہ کیا۔ جب میرے باپ کو اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے بھی کوئی خاص رد عمل کا اظہار نہ کیا اور کہا کہ میں ابھی یہ ذمہ داری نہیں اٹھا سکتا، کیونکہ میرا باپ کوئی خاص کام نہیں کرتا تھا، ایک فیکٹری میں ہی کام کرتا تھا اور وہاں سے جو بھی مل جاتا وہ اپنی ماں کے ہاتھ میں لا کر رکھ دیتا تھا۔ میری ماں کی ساس کے ہاتھ میں ہی سارے گھر کا خرچہ تھا اور اتنے عرصے میں نہ ہی میرے باپ نے میری ماں کو کوئی خرچے کے لیے یا ضروریات زندگی کے لیے کوئی رقم دی۔ میری ماں اپنی نندوں کے اترے ہوئے کپڑے پہنتی اور سارا دن روتی رہتی۔ انہیں اپنے اس فیصلے پر شدید پچھتاوا ہوتا کہ نہ وہ کم عمری میں پسندیدگی کے چکروں میں پڑتی اور نہ ہی ان کی قسمت ان کے ساتھ یہ سب کچھ کرتی۔ میری ماں کا خیال رکھنے والا کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ میری ماں سارا دن گھر کے کام کرتی رہتی اور تھک ہار کر لیٹ جاتی۔ میری ماں کی ظاہری حالت ٹھیک نہیں تھی، نہ ہی کسی ڈاکٹر سے ان کا کوئی چیک اپ کروایا گیا تھا۔ ایک دن میری ماں کی حالت بے حد خراب تھی۔ ان کے کانوں میں سونے کے ٹاپس موجود تھے جو ان کی والدہ نے بچپن سے ہی ان کے کانوں میں پہنائے ہوئے تھے۔ میری ماں نے ان کو بیچنے کا فیصلہ کیا اور ان کو بیچ کر جو رقم ملی اس کو لے کر میری ماں خود ہی محلے کے ایک کلینک میں چلی گئی۔ وہاں پر انہوں نے ڈاکٹر سے اپنا چیک اپ کروایا۔ ڈاکٹر نے انہیں کچھ دوائیاں دی اور مکمل آرام کا مشورہ دیا۔ کلینک پر ڈاکٹر کی ایک سہیلی موجود تھی۔ اس نے جب میری ماں کو دیکھا تو کہا کہ کیا تم میرے گھر پر کام کرو گی؟ میں تمہیں اس کا اچھا خاصا معاوضہ دوں گی اور تمہیں رہائش بھی دوں گی۔ میری ماں نے جب یہ سنا تو وہ سوچنے لگی، کیونکہ میری ماں کوئی پڑھی لکھی نہیں تھی، نہ ہی وہ کوئی پڑھی لکھی نوکری کر سکتی تھی۔ میری ماں نے پرائمری تک کی تعلیم حاصل کی تھی، وہ کوئی ہنر بھی نہیں جانتی تھی۔ میری ماں کے پاس کوئی بھی راستہ نہیں تھا۔ اس طرح میری ماں اس بات پر راضی ہو گئی اور گھر آ کر میرے باپ سے اس بارے میں بات کی۔ میرا باپ بھی گھر کے روز روز کے لڑائی جھگڑوں سے تنگ آ چکا تھا۔ اس نے بھی میری ماں کی بات کی حامی بھر لی اور اس طرح میری ماں اور میرا باپ اس عورت کے گھر پر چلے گئے۔ میری ماں وہاں پر ان کے گھر کے کام کرتی اور رات کو ان کے کوارٹر میں سو جاتی۔ میرا باپ اب بھی فیکٹری میں کام کرتا تھا۔ یہاں آ کر میری ماں کی زندگی کافی حد تک پرسکون ہو چکی تھی، کیونکہ میری ماں سارا دن کام کرتی تھی، لیکن یہاں پر تانے دینے والا کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ میری ماں کی جو مالکن تھیں وہ بے حد نیک اور اچھی عورت تھیں۔ وہ میری ماں کا بے حد خیال رکھتی اور ان سے اتنا کام بھی نہ کرواتی کیونکہ انہیں ان کی حالت کا علم تھا۔ اس طرح میری ماں کی ڈیلیوری تک میری ماں کی مالکن نے ان کا بے حد خیال رکھا،
کیونکہ مالکن کی کوئی بھی اولاد نہیں تھی۔ ان کا شوہر بیرون ملک کام کرتا تھا، اس لیے وہ گھر پر سارا دن اکیلی ہی ہوتی تھی۔ اس طرح میری ماں کی زندگی میں ایک حادثہ پیش آیا اور میری ماں کی زندگی تہس نہس کر گیا۔ میرا باپ فیکٹری میں کام کر رہا تھا کہ وہاں پر میرے باپ کو بجلی سے کرنٹ لگا اور میرے باپ کی موقع پر ہی موت واقع ہو چکی تھی۔ میری ماں کو جب اس واقعے کی خبر ہوئی تو وہ بے ہوش ہو گئی، اور وہ جس گھر پر کام کرتی تھی اس کی مالکن میری ماں کو لے کر ہسپتال آئیں۔ اس سارے وقت میں مالکن نے ہی میری ماں کا خیال رکھا اور اسے دلاسا دیتی رہی۔ میری ماں کی مالکن نے میری ماں سے ان کے گھر والوں کے بارے میں پوچھا تو میری ماں نے انہیں اپنی ساری کہانی بتائی کہ کیسے ان کے گھر والے ان سے شدید نفرت کرتے ہیں اور ان کے سسرال والے بھی ان سے نفرت کرتے ہیں۔ اسی طرح مالکن نے میری ماں کو سہارا دیا اور حوصلہ دیا اور انہیں سمجھایا کہ تمہاری اولاد اس دنیا میں آنے والی ہے، اگر تم بھی ایسے کرو گی تو اس کو کون سنبھالے گا۔ اس طرح میری ماں نے خود میں حوصلہ پیدا کیا اور اس غم سے خود کو نکالنے کی کوشش کرنے لگی۔ میری ماں نے مجھے جنم دیا، لیکن وہ بے حد کمزور ہو چکی تھی اور ہر وقت روتی رہتی اور خود سے باتیں کرتی رہتی کہ کاش وہ ایسا فیصلہ نہ کرتی اور زندگی ان کے ساتھ ایسا نہ کرتی۔ کچھ عرصے پہلے جو میری ماں کی خوبصورتی تھی وہ اب کہیں کھو چکی تھی۔ ان کی آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے پڑ چکے تھے اور ان کے چہرے کی رنگت بھی ماند پڑ چکی تھی۔ وہ ہر وقت بیمار پڑی رہتی۔ مالکن نے کئی دفعہ انہیں سمجھانے کی کوشش کی اور ان کا علاج بھی کروایا، لیکن وہ صحت یاب نہ ہوئیں۔ اس طرح میری پیدائش کے کچھ عرصے بعد ہی میری ماں بھی وفات پا چکی تھی۔ پھر میری مالکن نے مجھے پالنا شروع کر دیا کیونکہ وہ بے اولاد تھی۔ میری مالکن نے مجھے سگی اولاد کی طرح پالا اور میری ہر ضروریات کا خیال رکھا۔ جو کوئی بھی مالکن کو اور مجھے دیکھتا تو وہ ہمیں سگی ماں بیٹی ہی سمجھتا تھا۔ میری مالکن نے مجھے ایک اچھے اسکول میں داخل کروایا اور مجھے اچھی تعلیم دلوائی اور میرے کھانے پینے کا اور میرے لباس کا خیال رکھا۔ میں بھی ان کے رنگ میں رنگ چکی تھی اور میں انہیں اپنی سگی ماں ہی سمجھتی تھی، کیونکہ بچپن ہی سے میں نے انہیں اپنے قریب دیکھا تھا۔ جیسے جیسے میں بڑی ہو رہی تھی میرے نین نقش اپنی ماں سے بہت ملنے لگے تھے۔ میری مالکن اور گھر کے دوسرے ملازمین مجھے دیکھ کر کہتے کہ تم اپنی ماں کی طرح ہی دکھائی دیتی ہو۔ میں نے جب سے ہوش سنبھالا تھا اپنی ماں کو نہیں دیکھا تھا اور نہ ہی ان کی کوئی تصویر دیکھی تھی، اس لیے میں خاموش ہو جاتی۔ اسی طرح وقت گزرتا رہا اور میں بڑی ہوتی گئی۔ جب میری عمر 17 سال ہوئی تو میری مالکن کے کئی جاننے والے گھر میں آتے تو وہ مجھے دیکھتے اور میری تعریف کرتے۔ کئی لوگوں نے تو مالکن سے میرے رشتے کے بارے میں بھی بات کی، اور میں اب کالج میں بھی تعلیم حاصل کر رہی تھی اور میں شروع سے ہی پڑھائی میں بہت اچھی تھی اور میرا پڑھائی کی طرف کافی رجحان تھا۔ میرے استاد میری بے حد تعریف کرتے تھے۔ میں نے اپنے اسکول اور کالج میں کوئی سہیلی نہیں بنائی تھی، میں شروع سے ہی اپنی پڑھائی سے ہی مطلب رکھتی تھی اور میری مالکن میرے اس رویے کی بے حد تعریف کرتی تھی۔ ایک دن میں کالج سے واپس آئی تو مجھے کہنے لگی کہ آج ہم دونوں مل کر کہیں جاتے ہیں، کیونکہ کافی عرصے سے ہم کہیں بھی گھومنے پھرنے نہیں گئے تھے۔ میری مالکن نے مجھے کہا کہ تم کوئی اچھے سے کپڑے پہن لینا۔ میں ان کی بات سن کر کافی خوش ہو چکی تھی۔ اس طرح میں ان کا حکم مانتے ہوئے اچھے طریقے سے تیار ہو چکی تھی۔ جب میں تیار ہو کر اپنے کمرے سے باہر نکلی تو مالکن کے ہاتھ میں ایک لال رنگ کا دوپٹہ تھا۔ مالکن مجھے کہنے لگی کہ تم یہ سرخ رنگ کا دوپٹہ اوڑھ لو۔ میں ان کی بات سن کر حیران ہو گئی کیونکہ میں نے دوپٹہ اوڑھ رکھا تھا۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے کہا کہ مالکن میں نے تو دوپٹہ اوڑھا ہوا ہے۔ مالکن نے کہا کہ نہیں، تم یہ دوپٹہ اوڑھ لو، اور اس طرح میں نے وہ لال رنگ کا دوپٹہ سر پر لے لیا اور ان کے ساتھ گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی۔ آج مالکن خود گاڑی کو ڈرائیو کر رہی تھی اور ان کا ڈرائیور گاڑی میں موجود نہیں تھا۔ میں یہ دیکھ کر حیران ہوئی کیونکہ آج تک میں نے مالکن کو کبھی خود گاڑی چلاتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، اور میں نے مالکن سے کہا کہ مالکن آپ خود کیوں ڈرائیو کر رہی ہیں؟ ڈرائیور کہاں ہے؟ تو کہنے لگی کہ اس کو کوئی کام تھا، اس لیے وہ چھٹی لے کر گھر چلا گیا ہے۔ میں ان کی بات سن کر خاموش ہو گئی۔ کافی دیر تک گاڑی چلتی رہی۔ میں نے ایک دو دفعہ مالکن سے پوچھنے کی کوشش کی کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، لیکن مالکن نے کوئی بھی جواب نہ دیا اور ہمیں گاڑی میں بیٹھے ہوئے کوئی 2 گھنٹے ہو چکے تھے۔ میں بھی حیران ہو رہی تھی کہ ایسی کون سی جگہ ہے جہاں ہم جا رہے ہیں اور اتنا لمبا سفر ہے، کیونکہ آج سے پہلے ہم کبھی بھی اتنی دور نہیں گئے تھے۔ اب میں ان سے بات کرتے ہوئے اور کچھ پوچھتے ہوئے ہچکچا رہی تھی۔
इस तरह 3 घंटों की मुसलसल ड्राइव के बाद गाड़ी एक जगह पर आकर रुकी और उस जगह का माहौल मुझे कुछ अजीब सा लग रहा था। मैंने दाएं बाएं देखा और हैरानगी से मालकन से कहा कि ये हम कहाँ आ गए हैं। तो मालकन ने कहा, गाड़ी से नीचे उतरो, हमें इस घर में जाना है। लेकिन मुझे इस घर का माहौल अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी औरतें अजीब से हुलिये में बाहर खड़ी थी। मैंने मालकन से कहा कि हमें इस जगह पर आने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप गाड़ी में बैठें और हम वापस जाते हैं। लेकिन मालकन ने कहा कि मैं तो वापस चली जाऊंगी, लेकिन तुम्हारी यही जगह है और तुमने अब यहीं रहना है। जब मालकन ने ये बात कही तो मेरे पांव तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि ये तो तवाइफों की जगह थी और मेरा इस जगह पर क्या काम था। मैंने गाड़ी से उतरने से इनकार कर दिया, लेकिन मालकन मुझे ज़बरदस्ती गाड़ी से उतार रही थी। मेरे दिल में अजीब से वसवसे और ख्यालात आ रहे थे और मैं सोच रही थी कि अगर एक दफ़ा भी मैं इस जगह पर पहुंच गई तो फिर इस जगह से मेरा निकलना बहुत ही मुश्किल होगा। मुझे अपनी मालिकन पर बेहद गुस्सा आ रहा था और मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि जिस मालिकन को मैंने अपनी सगी माँ जैसा समझा है, वो मेरे साथ ऐसा सलूक कैसे कर सकती हैं। मैं खुदा से अपने लिए मदद की दुआ मांगने लगी और शायद खुदा ने मेरी मदद सुन ली थी। सड़क पर एक बड़ा सा ट्रक आ गया था और उसने हॉर्न बजाना शुरू कर दिया था, क्योंकि मेरी मालिकन की गाड़ी सड़क के दरमियान में खड़ी थी। मेरी मालिकन की तवज्जो उस ट्रक पर हो चुकी थी और वो गाड़ी के दूसरी तरफ आने लगी ताकि गाड़ी को उस जगह से हटा सके। मैंने इसी मौके को गनीमत जानते हुए गाड़ी का दरवाज़ा खोला और अंधाधुंध भागना शुरू कर दिया। मैं दाएं बाएं कहीं भी नहीं देख रही थी। मेरा मकसद सिर्फ यहाँ से निकलना था। मैं नहीं जानती थी कि यहाँ से भागकर मैं कहाँ जाऊँगी, लेकिन मैं अपनी इज्जत बचाना चाहती थी और मैं इसीलिए भागती जा रही थी। भागते भागते मैं एक गाड़ी से टकरा गई और इस गाड़ी से टकराते ही मुझे अपना सर चकराता हुआ महसूस हुआ और मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। मुझे अपने सर से खून निकलता हुआ महसूस हुआ और दर्द की एक लहर पूरे जिस्म में दौड़ चुकी थी। इसके बाद मुझे नहीं पता कि मेरे साथ क्या हुआ। जब मुझे होश आया तो मैंने खुद को अस्पताल में पाया और मेरे पास एक बूढ़ा आदमी मौजूद था। उसने मुझसे मेरा नाम पूछा तो मैंने उसे अपना नाम अनीसा बताया। उसने मेरी माँ का नाम पूछा तो मैंने उसे अपनी माँ का नाम बताया और अपने बाप का नाम बताया। तो उस बूढ़े आदमी की आंखों में आंसू आ चुके थे। वो कहने लगा कि तुम हूबहू अपनी माँ के जैसी हो। जब मैंने उस बूढ़े आदमी के मुंह से ये अल्फाज सुने तो मैं हैरान हो गई कि ये मेरी माँ को कैसे जानता है। वो कहने लगा कि तुम्हारी माँ मेरी बेटी थी। जब मैंने उनके मुंह से ये अल्फाज सुने तो मैं कुदरत के करिश्मे पर हैरान रह गई कि खुदा ने मुझे अपने सगे रिश्तेदारों से मिला दिया है। और उन्होंने मुझसे अपनी बेटी का पूछा कि वो कहाँ है। जब मैंने उन्हें बताया कि मेरी माँ तो काफ़ी साल पहले वफ़ात पा चुकी हैं और मेरा बाप भी फौत हो चुका है, तो वो रोने लगे और कहने लगे कि फिर तुम इस भरी दुनिया में कहाँ रह रही हो। मैंने उन्हें एक एक करके सारी बात बताई। जैसे जैसे मैं उन्हें बात बताती जा रही थी वो हैरान होते जा रहे थे। आखिरकार उन्होंने कहा कि तुम्हारी माँ ने जो गलती की थी मुझे उसका बेहद दुख था और इसी गुस्से में मैंने जो फैसला किया उसका मुझे बाद में बेहद पछतावा हुआ था। इसके बाद मैं तुम्हारी माँ के ससुराल भी गया था, लेकिन वहाँ से मुझे मालूम हुआ कि वो ये घर छोड़कर जा चुके हैं। मैंने काफ़ी जगह पर उनका पता मालूम करने की कोशिश की, लेकिन मुझे मालूम ना हो सका। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता मैंने अपनी कोशिश जारी रखी, लेकिन मैं तुम लोगों के बारे में मालूम नहीं कर सका था। आज तुम जब मेरी कार से टकराई और मैंने जब तुम्हें उठाया तो मुझे तुम्हारी शक्ल अपनी बेटी से बेहद मिलती हुई नजर आई और मैं समझ गया था कि तुम ही मेरी बेटी की औलाद हो और मैं तुम्हारा नाना हूँ। जब मैंने उनसे ये अल्फाज सुने तो मैं उनके गले लगकर खूब रोई। उन्होंने कहा कि अब तुम बेआसरा नहीं हो, अब तुम अपने सगे रिश्तेदारों के घर में मौजूद हो। इस तरह वो मुझे अपने घर ले आए और घर वालों के साथ मेरा तारुफ करवाया। घर वाले भी मुझे देखकर बेहद खुश हुए और मेरी नानी की आंखों में भी आंसू थे। उन्होंने मेरी माँ की बहनों को भी फ़ोन करके बताया। वो भी मुझसे मिलने के लिए आईं और जो कोई मुझसे मिल रहा था वो यही कह रहा था कि मुझ में उन्हें अपनी बेटी की मुशाबहत नज़र आती है। इस तरह मैं अपने ननिहाल में रहने लगी। उन्होंने मेरा अच्छे तरीके से ख्याल रखा और मैं अक्सर सोचती हूँ कि काश मेरी माँ अपने घर वालों की बात मानती और गलत रास्ते पर ना चलती तो उन्हें अपनी ज़िंदगी में इतने दुख ना देखने पड़ते।